हेलो एवरीवन। सो मोतीलाल ओसवाल पे आज हम डिस्कशन करेंगे Q2 के रिजल्ट आए हैं कंपनी के। बहुत अलग अलग पर्सपेक्टिव आप देखोगे, कहीं पे कहा जा रहा है नंबर्स खराब हैं, बहुत खराब है, डिजास्टर रिजल्ट हैं। सो ओवरऑल समझेंगे किस तरीके के नंबर्स हैं, कैसे देखना चाहिए इनके नंबर्स को, एंड बिजनेस का आगे का आउटलुक कैसा लग रहा है, मैनेजमेंट की ओवरऑल कमेंट्री कैसी है। तो Q2 के रिजल्ट अगर हम देखें, सबसे पहले मोतीलाल ओसवाल का अगर आप बिजनेस मॉडल देखोगे ना, तो दो इंजन है। एक है इनके ऑपरेटिंग बिजनेसेस, जिसमें आता है एसेट और प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट, कैपिटल मार्केट, हाउसिंग फाइनेंस। ये है इनके ऑपरेटिंग बिजनेसेस। अब ये कंपनी क्या करती है, इन बिजनेसेस से जितना भी इनको प्रॉफिट जनरेट होता है, उसके बाद डिविडेंड वगैरह देने के बाद जो दोबारा री इन्वेस्ट करना है इन बिजनेसेस के अंदर, वो करने के बाद जो एक्स्ट्रा कैश इनके पास में बचता है, वो कंपनी इन्वेस्ट करती है अपने ट्रेजरी सेगमेंट के अंदर, जहां पे मतलब अलग अलग एसेट क्लासेस में ये उसमें इन्वेस्ट करते हैं और रिटर्न जनरेट करते हैं। तो मेन हमको जो फोकस करना है एज एन इन्वेस्टर, एज एन एनालिस्ट, वो इनके इन मेन बिजनेसेस के ऊपर करना है, क्योंकि अल्टीमेटली यही आपके बिजनेस को ड्राइव करेंगे। इन्हीं से जो कैश बनेगा वो आप ये ट्रेजरी इन्वेस्टमेंट के अंदर डालोगे। तो कोर हमारा जो फोकस है वो इनके इन बिजनेसेस के ऊपर होना चाहिए। सो एसेट और प्राइवेट वेल्थ का अगर हम परफॉर्मेंस देखें तो 32% की ग्रोथ है वाई और 14% की सीक्वेंशियल ग्रोथ है। ये लास्ट 2 क्वार्टर से बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है। Q4 आई मीन इस पूरे डिस्कशन में आप देखोगे बार बार हम वर्ड यूज करेंगे कि Q4 इस कंपनी के लिए ना सबसे वीकेस्ट क्वार्टर था बहुत सारे मैट्रिक पे। इवन एसेट और प्राइवेट वेल्थ का डिवीजन भी आप देखोगे Q4 में जब हमने इनको कवर किया था, सिर्फ वाई नंबर नहीं देखना होता, हमने पहले भी डिस्कस किया। ये जो कैपिटल मार्केट के बिजनेसेस हैं, जो लेंडिंग बिजनेसेस हैं, इसमें आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर्स देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज पिछले साल मार्केट का सेंटीमेंट अलग था, इस साल मार्केट का सेंटीमेंट अलग है। तो मैं वाई कंपेयर करूंगा ना, तो मुझे कभी भी सही पिक्चर नहीं दिखेगा। पिछले 2-3 क्वार्टर से किस तरीके की परफॉर्मेंस है, रेट ऑफ ग्रोथ या रेट ऑफ चेंज जो नंबर्स में होता है, वो किस तरीके से चल रहा है, वो मुझे बिजनेस का आगे का ट्रेंड बताएगा, उसका आउटलुक बताएगा। तो ये अगर आप ये नंबर क्यों है, वाई तो 32% की ग्रोथ है, वो तो है ही। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी अगर आप देखोगे ना, तो 14% का ग्रोथ है। मतलब इस बिजनेस का मोमेंटम बहुत अच्छा चल रहा है। फिर आपका आता है दूसरा बिजनेस वेल्थ मैनेजमेंट। इसमें 12% का डिक्लाइन है रेवेन्यू के अंदर, 12% का डी ग्रोथ देखने को मिला है। और इसी वेल्थ मैनेजमेंट के अंदर इनका ब्रोकिंग बिजनेस भी आता है। ब्रोकिंग बिजनेस इस कंपनी के लिए पिछले साल तक 50%, मतलब आधा पैसा आपका रेवेन्यू का ये ब्रोकिंग से आता था। अभी पिछला 1 साल आप देखोगे तो ब्रोकिंग बिजनेस इसके लिए बहुत खराब हुआ है। वो 1 अक्टूबर से आपका ट्रू टू लेवल वाला नॉर्म आया, फिर 20 नवंबर से आपका एफ एंड ओ के रेगुलेशन चेंज हो गए। उसके बाद मार्केट में ही करेक्शन हो गया। डीमेट अकाउंट जहां पे पहले पूरे क्वार्टर में 1 करोड़ से ज्यादा खुलते थे, अब 50 लाख 60 लाख खुल रहे हैं। तो ब्रोकिंग बिजनेस के लिए स्ट्रक्चरली 1 साल बहुत चैलेंजिंग है। तो उसका इंपैक्ट हमको दिख रहा है इस क्वार्टर में। 12% का डिक्लाइन है रेवेन्यू में। फिर जो इनका कैपिटल मार्केट का बिजनेस है, जिसमें इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है, इंस्टीट्यूशनल इक्विटी है, उसमें ग्रोथ 20% की है। लास्ट क्वार्टर में ग्रोथ अच्छी थी, इसलिए आप देखोगे सिक्वेंशियली डिक्लाइन देखने को मिला है रेवेन्यू में। लेकिन इसमें प्रॉब्लम नहीं है, आपको नेचर समझना पड़ेगा। इनका जो ये कैपिटल मार्केट का बिजनेस है ना, ये मतलब सीजनल के ऊपर डिपेंड करता है। किसी क्वार्टर में होता है आपके आईपीओ ज्यादा आ गए, क्यूआईपी ज्यादा हो गया, राइट इश्यू ज्यादा हो गए, तो आपको ज्यादा डील मिलेगा, आपका रेवेन्यू रिकॉग्निशन अच्छा हो जाएगा। किसी क्वार्टर में थोड़े से कम आईपीओ आएंगे, राइट इश्यू इतना ज्यादा नहीं होगा, तो रेवेन्यू लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में कम होगा। तो इस बिजनेस को हमेशा ना ट्रेलिंग 12 मंथ के बेसिस पे, प्लस उसके साथ में मैनेजमेंट क्या आउटलुक दे रहा है कि डील का पाइपलाइन कैसा है आने वाले क्वार्टर्स के लिए, उसके साथ में हमको देखना है। तो ये वाला 20% का ग्रोथ का नंबर ठीक है, खराब नहीं है। फिर आपका आता है हाउसिंग फाइनेंस का बिजनेस। अब इस कंपनी के लिए हाउसिंग फाइनेंस बिजनेस ये थर्ड कंसेक्यूटिव क्वार्टर है जहां पे हमको अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है। वरना पहले तो ये कंपनी सिर्फ उसमें आरएम ऐड करती जा रही थी, ग्राउंड वर्क चल रहा था उसमें पिछले 1-1.5 साल से। सेल्स के ऑफिसर बढ़ाए जा रहे थे, डिसबर्समेंट का नंबर ग्रो कर रहा था। अब फाइनली वो हमको रेवेन्यू में रिफ्लेक्ट करने लग गया। 27% की ग्रोथ है रेवेन्यू में। तो ऑपरेटिंग बिजनेस का रेवेन्यू ग्रोथ कितना है? 7%। ओवरऑल तो सारे बिजनेस ठीक किया है, लेकिन ये जो वेल्थ मैनेजमेंट का बिजनेस है ना, मैं ये कह सकता हूं कि इसने इनके ऑपरेशन रेवेन्यू को ड्रैग किया एक तरीके से। बाकी सारे बिजनेसेस का ग्रोथ ओवरऑल ठीक रहा है। फिर क्योंकि खर्चे वगैरह तो आपके सेम ही रहेंगे, एम्प्लॉय को तो सैलरी देना ही है, ऑफिस का रेंट तो पे करना ही है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल तो पे करना ही है, तो खर्चा तो मेरा सेम रहेगा, लेकिन रेवेन्यू मेरा ग्रो नहीं हुआ। तो उसका इंपैक्ट पैट में आपको दिखाए, सिर्फ 2% की ग्रोथ है कंपनी के ऑपरेटिंग पैट के अंदर। तो अगर मैं ऑपरेशन बिजनेस की बात करूं, जो कि मुझे मेन देखना चाहिए, उसका परफॉर्मेंस कैसा है? वीक परफॉर्मेंस लग रहा है, बिल्कुल सही बात है। अब अगर हम कंपनी के टोटल पैट को देखते हैं ना, तो वाई लेवल पे आपको ऑलमोस्ट 6 टाइम का डी ग्रोथ दिख रहा है, या फिर आई थिंक 70-80% का डिक्लाइन है कंपनी के टोटल पैट के अंदर। ये क्यों है? क्योंकि ये जो ट्रेजरी इन्वेस्टमेंट है ना, इसमें कंपनी ने लॉस रिपोर्ट किया है। पिछले क्वार्टर में 700 करोड़ का प्रॉफिट था, इस क्वार्टर में 268 या 270 करोड़ का लॉस है। लास्ट क्वार्टर में लगभग 900 करोड़ का प्रॉफिट था, इस क्वार्टर में 270 करोड़ का लॉस है। सबसे पहला पॉइंट, ये जो लॉस है ना, ये नोशनल लॉस है। ऐसा नहीं है कि बिजनेस से कैश इतना चला गया, ऐसा नहीं है। इसको ऐसे समझो, आपका डीमैट अकाउंट है मान लो जीरोधा में। अब जीरोधा में आपका टोटल इन्वेस्टमेंट है डीमैट में 1 लाख रुपए का। आपने सितंबर का अपना पीएनएल देखा, 1 सितंबर से लेकर के 30 पीएनएल नहीं, आपने अपना पोर्टफोलियो देखा। 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो है 1 लाख, प्लस उसमें मार्केट ने क्योंकि आपको रिटर्न दिया, आपके स्टॉक ने अच्छा किया, तो आपको 5,000 रुपीज का वहां से गेन मिल गया। लेकिन ये गेन नोशनल गेन है, M2M है, मार्केट वैल्यू बढ़ गया आपके इन्वेस्टमेंट का, तो आपका इन्वेस्टमेंट हो गया 1,05,000।
अब आप अक्टूबर में देखते हो 1 अक्टूबर से लेकर के 31 अक्टूबर तक कि आपका जो मार्केट वैल्यू 1,05,000 था वो 10,000 रुपए नीचे हो गया, 95,000 आ गया, क्योंकि मार्केट में करेक्शन हो गया, ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया, तो 10,000 रुपए का करेक्शन हो गया। तो अब आप क्या देखोगे, अक्टूबर में 10,000 रुपीज का लॉस हुआ और सितंबर में 5,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। लेकिन ये जो प्रॉफिट है, ये जो लॉस है, ये M2M है, नोशनल लॉस है। ऐसा नहीं है कि आपने स्टॉक सेल कर दिया, बुक कर लिया, ऐसा नहीं है कि स्टॉक को सेल करके मैंने वो लॉस बुक कर लिया या स्टॉक को सेल करके मैंने प्रॉफिट रिकॉग्नाइज कर दिया। वो जो है वो मार्केट वैल्यू जो है वो डे टू डे बेसिस पे मूव करता रहता है। अभी अगर आप अक्टूबर में देखोगे तो आई मीन निफ्टी ने अच्छा किया है, मार्केट का सेंटीमेंट चेंज हुआ है, तो शायद इनका ये जो ट्रेजरी वाला इन्वेस्टमेंट है इसका भी ओवरऑल M2M बढ़ गया होगा। लेकिन एक पर्टिकुलर पीरियड में अगर मार्केट थोड़ा सा नीचे जाता है तो ये लॉस दिखाएगा, कभी अच्छा जाएगा तो आपको प्रॉफिट दिखाएगा। जैसे लास्ट क्वार्टर में इन्होंने 900 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया, तो ऐसा नहीं कि 900 करोड़ का कैश आ गया, 900 करोड़ का नोशनल गेन हो गया मेरे को, तो इस तरीके से समझो। इसलिए इसका मतलब क्या है कि ये जो ट्रेजरी वाला इनका डिवीजन है ना, इसको देख करके इतना उछल कूद नहीं करना है हमको मेन इनके ऑपरेटिंग बिजनेसेस के ऊपर फोकस करना है। सो ऑपरेटिंग बिजनेस में ये बिल्कुल फेयर पॉइंट है कि इनका परफॉर्मेंस वीक रहा है, रेवेन्यू भी 7% से ग्रो किया है और पैट में भी सिर्फ 2% की ग्रोथ है। देन प्रॉफिटेबिलिटी में अगर हम देखें तो एसेट मैनेजमेंट यहां पे भी बहुत अच्छा कर रहा है, 36% की ग्रोथ है पैट में, अगर हम सिर्फ इस बिजनेस की बात करें। वेल्थ मैनेजमेंट जो लास्ट ईयर तक आप देखोगे पूरे प्रॉफिट में 40 से 45% का कंट्रीब्यूशन होता था, अब उसका लगभग 30% के आसपास कंट्रीब्यूशन आ गया है और प्रॉफिट उसका 24% से गिर गया है। तो बिल्कुल नेचुरल सी बात है ना कि जो बिजनेस आपके लिए 40-45% प्रॉफिट लाता था, उसका प्रॉफिट अगर 24% से गिर जाएगा तो ओवरऑल पैट ग्रोथ मेरा कम हो जाएगा ना 2% का। तो यहां पे भी बाकी सारे आई मीन सबसे अच्छी चीज है इनके बिजनेस में ये हाउसिंग फाइनेंस का पहले के क्वार्टर में AUM तो ग्रो कर रहा था, रेवेन्यू ग्रो कर रहा था, लेकिन पैट में ऐसा ग्रोथ नहीं था, क्योंकि उन्होंने इतने ज्यादा एम्प्लॉयज को ऐड किया था, लगभग डबल कर दिया था अपने सेल्स के RM को, कि खर्चा बढ़ गया, तो उसकी वजह से कंपनी का पैट नहीं ग्रो कर रहा था। लेकिन इस क्वार्टर में आप देखोगे इसमें भी 25% की ग्रोथ है पैट में, तो ये सबसे अच्छा नंबर है इस कंपनी के लिए। प्लस बाकी सारे सेगमेंट्स का भी प्रॉफिट का ग्रोथ अच्छा है, सिर्फ यही वेल्थ मैनेजमेंट का बिजनेस है जिसने मेरे रेवेन्यू को भी ड्रैग किया है और फिर मेरे प्रॉफिट को भी नीचे खींच के लाया है। देन सेगमेंट वाइज अगर हम देखें, अब पहले के PPT अगर आप देखोगे मोतीलाल का, तो ये वेल्थ मैनेजमेंट सेगमेंट को पहले हाईलाइट करते थे, बिकॉज उसका रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन पहले सबसे ज्यादा था, प्रॉफिट में कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा था। अब चेंज हो गया है, अब एसेट का अगर आप कंट्रीब्यूशन देखोगे पूरे प्रॉफिट के अंदर तो वो 52% हो गया है। तो पहले मैनेजमेंट इसके बारे में बता रहा है। नाउ इसका रेवेन्यू देखें तो वही 32% की ग्रोथ है। नेट सेल्स का नंबर अगर आप देखोगे तो 27,000 करोड़ है। अब हमने बार बार डिस्कस किया है ना कि मुझे क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखना है, तो चलो वाई तो मुझे दिख रहा है 79% से ग्रो किया है, लेकिन अगर आप इसको लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करोगे, नेट सेल्स का मतलब कि इस क्वार्टर में मैंने कितने स्कीम बेचे, कितना नया जो वो फंड होते हैं वो इन्वेस्टर का वो उसका पैसा लेके आया, मैं फ्रेश पैसा लेके आया अपने प्राइवेट वेल्थ के बिजनेस के अंदर, तो उसमें कितनी ग्रोथ है, 11,000 करोड़ था लास्ट क्वार्टर, इस क्वार्टर में 27,000 करोड़ है, यानी कि मोर देन डबल हो गया। तो क्वार्टरली ट्रेंड भी मुझे ये बता रहा है कि ये वाला बिजनेस एक्चुअली में बहुत अच्छा कर रहा है मोतीलाल के लिए। देन पैट वगैरह में तो ग्रोथ है ही। फिर एसेट मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो लास्ट 1 ईयर में 46% से इनका AUM ग्रो किया है, 1,76,000 करोड़ का AUM है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, पिछले एक साल में निफ्टी ने क्या रिटर्न दिया है, कोई रिटर्न नहीं दिया। निफ्टी का सितंबर लास्ट ईयर हाई बना था और अभी आप देखोगे इस साल जो सितंबर था निफ्टी बिल्कुल फ्लैट ही था, कोई आई थिंक नेगेटिव रिटर्न होगा, कोई खास रिटर्न दिया नहीं था निफ्टी ने वाई लेवल पे। लेकिन उसके बाद भी आपका AUM कितने से ग्रो कर रहा है, 46% से। इसका मतलब क्या है कि जो भी मेरा AUM ग्रो किया है वो फ्रेश फ्लो की वजह से किया है, यानी इन्वेस्टर्स ने भर भर के पैसा डाला है मेरे स्कीम्स के अंदर, मेरे म्यूचुअल फंड के स्कीम्स के अंदर, जिसकी वजह से मेरा ये AUM 46% से ग्रो किया है। प्लस अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे भी कंपेयर करोगे लास्ट क्वार्टर से, तो भी आई थिंक 10% के आसपास की ग्रोथ है इनके AUM के अंदर। तो ये बिजनेस एक्चुअली में बहुत अच्छा चल रहा है इनका। देन नेट सेल्स का अगर हम नंबर देखें तो ऑफकोर्स वाई 56% की ग्रोथ है, लेकिन लास्ट क्वार्टर में 8,000 करोड़ के आसपास नंबर था इनका नेट सेल्स का, तो इस क्वार्टर में लगभग 2.5 गुना हो गया, 2.5x ग्रोथ हो गई नेट सेल्स के अंदर। सेम अगर आप देखोगे इनका परफॉर्मेंस, मतलब बेसिकली ये इतनी ग्रोथ हमको क्यों देखने को मिल रही है, इतना इन्वेस्टर क्यों पैसा डाल रहा है आपके स्कीम के अंदर, आपका जो नेट सेल्स का फ्रेश पैसा है उसमें भी इतनी ग्रोथ है, वो क्यों है, क्योंकि आपके स्कीम्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो 3 साल का अगर आप इनका परफॉर्मेंस देखोगे तो जैसे मैनेजमेंट बता रहे हैं 11 स्कीम्स है हमारे, और इनमें से 8 स्कीम्स ने हमारे बेंचमार्क को आउट परफॉर्म किया है। अब उसमें से 4 म्यूचुअल फंड है, 4 PMS और AIF है, यानी कि 91% का आउट परफॉर्मेंस है। तो एक चीज ना बिल्कुल आप आई मीन एक कॉमन ट्रेंड देख सकते हो किसी भी AMC बिजनेस को, चाहे आप HDFC को ट्रैक करो या और भी जो लिस्टेड है उनको ट्रैक करो, एक बिल्कुल कॉमन चीज होती है इनमें, जब भी किसी भी AMC बिजनेस का स्कीम अच्छा करता है ना, मतलब आउट परफॉर्मेंस उनकी बढ़ जाती है, 90% 95% की आउट परफॉर्मेंस हो जाती है। मोतीलाल का तो एक्चुअली आई थिंक लास्ट 1 साल से 1.5 साल से ये चल रहा है, कोई भी PPT खोल के देखोगे इनके स्कीम्स 90-95% आउट परफॉर्मेंस दिखाते हैं अपने बेंचमार्क को। तो मतलब एक्चुअली में इनकी स्कीम
स्कीम्स की परफॉर्मेंस अभी बहुत अच्छी है। सो ये बहुत कॉमन चीज होती है एएमसी बिजनेस में कि जब भी कोई एएमसी का स्कीम बहुत अच्छा कर रहा होगा, सारी स्कीम्स अच्छे कर रहे होंगे, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप सब अच्छा कर रहे होंगे, तो उनका सडनली आप देखोगे ना मार्केट शेयर भी ग्रो करेगा, उनका नेट फ्लो का नंबर भी ग्रो करेगा, एसआईपी में भी उनका मार्केट शेयर बढ़ने लगेगा। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज आप देखो वो जो एमफी है वो एक तरीके से मतलब बहुत जोरों शोरों से म्यूचुअल फंड को प्रमोट करते हैं कि म्यूचुअल फंड सही है। फिर आप देखो जो आपके ये मनी कंट्रोल एप्स हैं, ईटी वेल्थ हो गया, इकोनॉमिक टाइम्स हो गया, जो फाइनेंशियल एक्सप्रेस हो गया, इस तरीके की जो फाइनेंशियल एप्स हैं या ऐसे जो वेबसाइट्स हैं, ये भी आपको बार बार क्या दिखाते हैं कि टॉप 5 फंड्स कौन से हैं स्मॉल कैप के अंदर, टॉप 5 फंड कौन से हैं जिन्होंने अपने बेंचमार्क को आउट परफॉर्म किया है, टॉप 5 फंड्स कौन से हैं फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के अंदर। तो मतलब इन्वेस्टर के माइंड में हमेशा क्या चल रहा है कि एक तरफ वो धोनी को, सचिन को देख रहा है कि म्यूचुअल फंड सही है, और दूसरी तरफ वो कोई वीडियो देख रहा है, टीवी में कुछ भी देख रहा है या न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, कुछ भी पढ़ रहा है, तो उसको क्या दिख रहा है कि मोतीलाल के फंड्स मुझे वहां पे हाईलाइट हो रहे हैं। हर एक कैटेगरी में मैं देख रहा हूं मोतीलाल का स्मॉल कैप, मोतीलाल का फ्लेक्सी कैप, मोतीलाल का लार्ज कैप। तो मतलब इनडायरेक्टली उसके माइंड में एक तरीके से मैसेज आ रहा है कि मुझे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो कहां करना है? ये सारे स्कीम्स के अंदर करना है। अगर वो एडवाइजर से पूछेगा तो एडवाइजर का भी एक तरीके से मोमेंटम बढ़ जाता है ना कि यार मोतीलाल का फंड अच्छा कर रहा है तो इसी को प्रमोट कर देता हूं। आरएम होगा बैंक का, वो भी मोतीलाल के फंड को प्रमोट कर देगा। तो मतलब एक तरीके से पूरा इकोसिस्टम जो है वो हेल्प करता है उस एएमसी को कि वो अपने स्कीम को ग्रो कर सके, अपने फंड को ग्रो कर सके और अच्छे से, अगर उसका स्कीम का परफॉर्मेंस अच्छा है। तो ये सेम चीज आप देखोगे मोतीलाल के साथ में भी हो रहा है। मतलब आप इनका मार्केट शेयर देखो, सो चाहे हम टोटल म्यूचुअल फंड का मार्केट शेयर देखें, एसआईपी में मार्केट शेयर देखें, या जो इक्विटी जो इनका कोर है, इनके 70 से 80% जो स्कीम्स हैं वो इक्विटी में होते हैं, तो उसका मार्केट शेयर आप देखोगे कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहा है। एसआईपी का तो मार्केट शेयर लास्ट ईयर से ऑलमोस्ट डबल हो गया, 2.5% से ये 5% के आसपास हो गया। सो ये चीज आपको वो रिफ्लेक्ट कर रही है कि कोई भी एएमसी होगी जब उनका परफॉर्मेंस अच्छा होता है, मोस्ट लाइकली उनका मार्केट शेयर भी ग्रो करेगा, नेट फ्लो का नंबर भी ग्रो करेगा, सेल्स भी ग्रो करेगा, प्रॉफिट तो अपने आप ग्रो करेगा। तो वही हो रहा है। आप एसआईपी का नंबर देखो, वाई वाई लेवल पे डबल से ज्यादा हो गया इनके लिए। नेट फ्लो का नंबर देखो, वाई वाई लेवल पे 4% की ग्रोथ है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर लास्ट क्वार्टर में 8,000 करोड़ था, इस क्वार्टर में 14,000 करोड़ है, तो मतलब 40-50% की ग्रोथ हो गई यहां पे भी। देन आपका आता है अल्टरनेट, मतलब एआईएफ जिसको बोलते हैं। अब इंडिया में तो म्यूचुअल फंड का ही एक्सपेक्टेड है कि डबल डिजिट की ग्रोथ रहेगी, तो ये पीएमएस एआईएफ तो मतलब बिल्कुल स्क्रैच पे है अभी, इनमें बहुत हाई डबल डिजिट की 15-20% से पूरी इंडस्ट्री ग्रो करेगी। मोतीलाल को एडवांटेज क्या है कि इनकी स्कीम्स बहुत अच्छी कर रही है, इसके अंदर जितनी भी सीरीज इन्होंने लॉन्च किए अभी तक उनका आईआरआर बहुत अच्छा है, तो अगेन आपको एडवांटेज देगा कि ज्यादा फ्लो आप लेकर के आ सकते हो अपने स्कीम्स के अंदर। देन आता है आपका प्राइवेट वेल्थ का बिजनेस। प्राइवेट वेल्थ में इन 3 सेगमेंट्स को ये केटर करते हैं। अब आप ना इनका टोटल एड्रेसेबल मार्केट समझो और उसका ग्रोथ पोटेंशियल देखो। ये क्या है? ये है आपका इंडिविजुअल ग्रोथ, मतलब नंबर ऑफ कस्टमर मेरे किस रेट से ग्रो करेंगे, 10 से 12% से ग्रो करेंगे अगले 5 साल के अंदर मेरे नंबर ऑफ कस्टमर्स, और उनका जो वेल्थ है, जो मेरा मेन टारगेट प्रोडक्ट है, वो किस रेट से ग्रो करेगा? 15 से 16% से। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि जो एड्रेसेबल मार्केट है ना मेरा, उसी का कंपाउंडिंग अगले 5-7 साल में 15-16% का रहने वाला है। और ये सिर्फ मोतीलाल के लिए नहीं है, मतलब इसमें आप पूरा इकोसिस्टम ऐड करो, पूरा फाइनेंशियलाइजेशन थीम को देखो एक साथ। आनंद राठी भी आता है, नुवामा भी आता है, आपके ब्रोकिंग कंपनीज भी आती है, डिपॉजिटरीज भी आती है, म्यूचुअल एएमसी कंपनीज भी आती है, फिर आपके वो जो एक्सचेंज है बीएसई एनएसई वो भी आती है, ये सब आते हैं। आपके जो आरटीए हो गए, कैम्स के, फिनटेक, इन सबको आप एक साथ देखो और ये पूरा एड्रेसेबल मार्केट आपको दिख रहा है। क्योंकि जैसे जैसे इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, आई मीन इंडस्ट्री का जब ग्रोथ 15-20% एक्सपेक्टेड है, तो सारा का सारा पैसा तो इसी में आएगा ना। डिपॉजिटरी को भी बेनिफिट होगा, एएमसी को भी बेनिफिट होगा, वेल्थ मैनेजर्स को भी बेनिफिट होगा, ब्रोकर्स को भी बेनिफिट होगा, सबका ग्रोथ पोटेंशियल बहुत अच्छा है। तो ये एक तरीके से हमको पूरा टाइम दिखा रहा है इस इंडस्ट्री का। देन प्राइवेट वेल्थ में भी ग्रोथ अच्छी है, 19% की ग्रोथ है एयूएम के अंदर। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी आई थिंक 3-4-5% का ग्रोथ देखने को मिला है। नेट सेल्स का नंबर इसमें भी आप देखोगे तो वाई 3x ग्रोथ है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये भी डबल से ज्यादा हो गया, लास्ट क्वार्टर में 2800 करोड़ था, तो मतलब इसका भी मोमेंटम बहुत अच्छा चल रहा है। देन सेम एक और चीज जो हम देख रहे हैं मोतीलाल के रिजल्ट के अंदर, कि जो रिकरिंग रेवेन्यू का शेयर है ना, वो कॉन्स्टेंटली, चाहे इनका कोई भी बिजनेस हो, वेल्थ मैनेजमेंट का, प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट का, उसका रेवेन्यू में टोटल शेयर इंक्रीज होता जा रहा है। तो ये भी क्या हो रहा है, रेवेन्यू की क्वालिटी आपकी इंप्रूव हो रही है। देन आपका आता है वेल्थ मैनेजमेंट का बिजनेस, जिसमें इनका ब्रोकिंग वाला बिजनेस भी है। अभी इसमें इनका जो कैश में मार्केट शेयर है वो बिल्कुल मेंटेन करके रखा है कंपनी ने। लास्ट क्वार्टर में भी 7% था, इस बार भी 7% है। एफ एंड ओ में मार्केट शेयर बढ़ गया, लास्ट क्वार्टर में आई थिंक 7% था, इस क्वार्टर अब आपका ये 9% के आसपास जा रहा है। देन इसमें आपका जो एयूएम हो गया, या एयूएम मतलब आपका वो जो डीपी वैल्यू, आपके जो ब्रोकिंग के कस्टमर्स हैं उनका जो डीमैट में सिक्योरिटीज पड़ी है, स्टॉक्स जो पड़े हैं, उसका वैल्यू कितना है, तो ये लास्ट 1 ईयर में सिर्फ 5% से इंक्रीज हुआ है। बाकी अगर रेवेन्यू वगैरह भी देखोगे तो उसमें डी ग्रोथ हुआ है। मेनली किसने इस डी ग्रोथ को लीड किया है? ये ब्रोकरेज वाले डिवीजन है। लास्ट ईयर में 286 था, इस बार आप देखोगे 184 का आ गया। इसमें काफी शार्प रिडक्शन हमको देखने को मिला है। लेकिन इसकी वजह से हुआ क्या है, मेरे रेवेन्यू की क्वालिटी अच्छी हो गई है। आप देखो पहले ब्रोकिंग बिजनेस इनका 47% कंट्रीब्यूट करता था, अब सिर्फ 33% रह गया। तो बाकी के जो ये 3 है ना, डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस, नेट इंटरेस्ट इनकम, अदर ऑपरेटिंग इनकम हो गया, इनकी रेवेन्यू की प्रिडिक्टेबिलिटी अच्छी है, इनकी रेवेन्यू में वोलेटिलिटी इतनी शार्प नहीं है। इसकी वजह से मेरे रेवेन्यू की क्वालिटी थोड़ी सी बेटर हो गई है।
देन डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में इस कंपनी ने बहुत इन्वेस्ट किया है पिछले 1-2 साल के अंदर, बहुत आरएम इन्होंने ऐड करे उसके अंदर ताकि क्रॉस सेल रेशियो हमारा इंप्रूव हो। तो आप देखो वाई ओवाई 29% की ग्रोथ है। इसमें आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ नहीं दिखेगा, लास्ट क्वार्टर में भी लगभग 3,000 करोड़ था, इस बार भी 3,000 करोड़ है। उसका रीजन ये है कि कंपनी का इस क्वार्टर में ना ट्रांजैक्शन बेस्ड रेवेन्यू ज्यादा नहीं आया है। लास्ट क्वार्टर में ट्रांजैक्शन बेस्ड रेवेन्यू ज्यादा था। ट्रांजैक्शन बेस्ड रेवेन्यू मतलब कि जो मान लो आपने किसी को अनलिस्टेड सिक्योरिटीज में कुछ डील करा दी बड़ी, तो आपको रेवेन्यू मिल जाता है। कोई बॉन्ड्स वगैरह आपने सेल कर दिया, जो भी ट्रांजैक्शन बेस्ड प्रोडक्ट है वो आपका लंपी रेवेन्यू होता है ना, एक ही क्वार्टर में आता है। तो लास्ट क्वार्टर में वो ज्यादा था, इसीलिए सीक्वेंशियल ग्रोथ नहीं है। लेकिन डायरेक्शनली आप देखो H1 में तो 60% की ग्रोथ है। और जो इनकी मैनेजमेंट का मेन पर्पस था कि डिस्ट्रीब्यूशन का रेवेन्यू मिक्स हमको बढ़ाना है क्योंकि इसकी प्रेडिक्टेबिलिटी अच्छी है। तो आप देखो 13% से 20% आज के टाइम पे इनका रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन है डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस का। फिर आता है आपका कैपिटल मार्केट बिजनेस। कैपिटल मार्केट बिजनेस में अब कंपनी कितनी कंपनीज को ट्रैक करती है? 332 कंपनीज को। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? तो इसका सिग्निफिकेंस आई मीन आप इस चैनल से समझो। अब पहले मैं सिर्फ बैंक को ट्रैक करता था तो बहुत कम लोग देखते थे। फिर जैसे जैसे सेक्टर बढ़ते गए, बैंक के साथ एनबीएफसी आया, ब्रोकिंग कंपनीज आई, वेल्थ मैनेजमेंट आया, केबल वायर आया, एफएमसीजी आया, रिटेल ज्वेलरी आया, फैशन रिटेल आया, वो पंप वाला सेक्टर आया, टेक्सटाइल सेक्टर आया, आपका ये ऑटो एंसिलरी आया। अभी इस सेक्टर में हमने वो पीईबी, इस क्वार्टर में हमने पीईबी को ऐड किया है, आगे चल के हॉस्पिटैलिटी ऐड करेंगे, हॉस्पिटल्स ऑलरेडी ट्रैक कर रहे हैं। तो मतलब जैसे जैसे आपका यूनिवर्स बढ़ता जाता है, जितने ज्यादा कंपनीज को आप ट्रैक करोगे, जितने ज्यादा सेक्टर्स को आप ट्रैक करोगे, तो ये जो इस बिजनेस में आपके जो क्लाइंट्स हैं, इंस्टीट्यूशन क्लाइंट्स, उनकी नीड को आप केटर कर सकते हो। किसी क्लाइंट को ब्लॉक डील करनी है किसी कंपनी में, उसमें आप उसको हेल्प कर सकते हो। किसी क्लाइंट को आपके किसी कंपनी के प्रमोटर से मिलना है, वो मीटिंग आप अरेंज करवा सकते हो। लेकिन अगर मैं कंपनी को ट्रैक ही नहीं कर रहा तो मैं वो सारी सर्विसेज केटर नहीं कर पाऊंगा ना। तो वही आप देखोगे मोतीलाल ओसवाल का कॉन्स्टेंटली क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर जो कवरेज है ना कंपनीज का, वो इंक्रीज होता जा रहा है। तो इसका बेनिफिट ये होता है कि मैं अपने क्लाइंट्स की ज्यादा से ज्यादा नीड को केटर कर सकता हूं और मेरा क्लाइंट रिटेंशन स्ट्रांग होता जाएगा। एट द सेम टाइम क्लाइंट एक्विजिशन का मेरा जो पकड़ है वो भी काफी मजबूत होता जाएगा। तो इसमें एक और चीज हुई है मोतीलाल ओसवाल का, अगर आप पहले देखोगे तो ये क्यूआईपी में तो नंबर 1 थे, लेकिन आईपीओ में कंपनी थोड़ा पीछे थी। अब तो आप आईपीओ देखो, क्यूआईपी देखो, राइट इशू देखो, तीनों सेगमेंट में नंबर 1 रैंक है इनका। मतलब मार्केट शेयर तो इन्होंने गेन किया है इसमें बहुत सिग्निफिकेंटली। और ये आप डील्स भी देखो ना, जितने भी बड़े आईपीओ आए, चाहे एचडीबी फाइनेंशियल का आईपीओ आया हो या आपका वो लीला होटल का आईपीओ आया हो, केन्स टेक्नोलॉजी जो हर साल क्यूआईपी करता है उसका क्यूआईपी देख लो, एम्बर एंटरप्राइज का क्यूआईपी देखो, डिक्सन टेक्नोलॉजी का जो इंस्टीट्यूशन प्लेसमेंट हुआ 2200 करोड़ का। मतलब जितनी भी बड़ी डील्स हुई है, हर एक कॉर्पोरेट को जो भी इक्विटी रेस करना हुआ है उसमें मोतीलाल ने हेल्प किया है, तो उनका मार्केट शेयर ग्रो किया है। और इस क्वार्टर में भी आप देखोगे 20% का ग्रोथ है। अब वही पॉइंट है कि इसमें सीजनैलिटी चलती है, किसी क्वार्टर में डील अच्छी नहीं आती है तो आपका रेवेन्यू ग्रोथ थोड़ा सा कम दिखेगा, लेकिन पूरा H1 कंपनी के लिए 38% का ग्रोथ आया है पूरे H1 के अंदर। देन इनका होम फाइनेंस का बिजनेस सबसे अच्छा इसमें पॉइंट है कि लोन बुक में हमको फाइनली अब 23% की ग्रोथ देखने को मिली है। मोतीलाल का होम फाइनेंस का बिजनेस ना बिल्कुल कंपेयर कर सकते हो वो आवास, एप्टस, आधार के साथ में, वैसा ही मॉडल है। अफोर्डेबल हाउसिंग का बिजनेस है इनका, उनका भी ग्रोथ 25-30% के आसपास है। लेकिन मोतीलाल का पहले लोन बुक ग्रो नहीं करता था, डिसबर्समेंट ग्रो होता था। अब फाइनली इनका लोन बुक का ग्रोथ अच्छा आ रहा है, नेट इंटरेस्ट इनकम की ग्रोथ भी अच्छी है और पैट का नंबर भी कंपनी का 27% से इंक्रीज हुआ है। इसमें आप देखोगे तो यील्ड कंपनी का थोड़ा सा कम जरूर हुआ है, लेकिन कॉस्ट ऑफ फंड में भी एडवांटेज मिला है कंपनी को, एंड ओवरऑल आरओई वगैरह भी धीरे धीरे कंपनी के इंप्रूव हो रहे हैं। और लास्टली आपका ये ट्रेजरी इन्वेस्टमेंट, तो इसमें तो हमने वो डिस्कस कर ही लिया कि इस क्वार्टर में कंपनी ने लॉस रिपोर्ट करा है। सो ये ओवरऑल नंबर्स हैं मोतीलाल ओसवाल के। कैसे नंबर्स हैं? आई मीन अगर मैं वो ट्रेजरी को हटा दूं, वो तो बिकॉज उस पर तो कोई पॉइंट नहीं है डिस्कस करने का, वो किसी क्वार्टर में अच्छा होगा, किसी क्वार्टर में खराब होगा। लेकिन जो ऑपरेटिंग बिजनेसेस हैं उनका परफॉर्मेंस बिल्कुल वीक है, ये बात ठीक है। लेकिन हमको ये भी समझना पड़ेगा कि किस रीजन से हुआ है वो। तो उसमें मेन रीजन है इनका ब्रोकिंग बिजनेस। एंड उस पर आउटलुक क्या है? तो मैनेजमेंट का कहना है कि ब्रोकिंग वाला जो बिजनेस है ना, उसका एक तरीके से बॉटम बन गया इस क्वार्टर में। Q3 माइट भी एक और क्वार्टर हो सकता है जहां पे उसमें नंबर्स थोड़े से खराब आए, क्योंकि पिछले साल Q3 से ये सारा कुछ स्टार्ट हुआ था, ट्रू टू लेवल, फिर वो एफ&ओ वाला। लेकिन Q4 ऑनवर्ड जो है ना, वो हमारा ब्रोकिंग बिजनेस वापस से ग्रो करना स्टार्ट कर देगा। अभी इनका अगर आप टोटल रेवेन्यू मिक्स देखोगे तो जो एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू है वो 61% 62% कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। पहले वो 50% के आसपास कॉन्ट्रीब्यूट करते थे। तो मैनेजमेंट का कहना है कि हमारा टारगेट जरूर था कि आगे चल के हमको हमारा रिकरिंग रेवेन्यू का शेयर बढ़ाना है, लेकिन इतना फास्ट चेंज होगा ये हमारा टारगेट नहीं था। और वो इस वजह से हुआ बिकॉज मार्केट में इस तरीके की चीजें हुई और ब्रोकिंग का बिजनेस बहुत घटता गया। तो इनका कहना है ब्रोकिंग बिजनेस वापस से पेस पकड़ेगा Q4 ऑनवर्ड्स, उसमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। फिर FY27 में तो आपको और हाई ग्रोथ देखने को मिलेगा, बिकॉज FY26 का एक लो बेस है, फिर उसके बाद FY27 का एक अच्छा ग्रोथ मोमेंटम दिखेगा, बिकॉज मार्केट सेंटीमेंट भी आपका इंप्रूव हो रहा है। तो ये इनका आउटलुक है ब्रोकिंग बिजनेस के ऊपर। एक छोटा सा कंसर्न ब्रोकिंग बिजनेस को लेकर एक और आया है, जो सेबी का भी लेटेस्ट डिस्कशन आपने देखा होगा, कि एक तो वो AMC बिजनेस, मतलब जो AMCs हैं उनके लिए वो कह रहे हैं कि जो आप
आपका वो जो एक्सपेंस रेशियो होता है ना, टोटल एक्सपेंस रेशियो, मतलब एक स्कीम को मैनेज करने का जो खर्चा होता है, मैनेजमेंट की फीस होती है, मार्केटिंग फीस होती है, वो उसमें सेबी का कहना है कि 5 बेसिस पॉइंट का मतलब रिडक्शन करे। वो जो आपका एग्जिट लोड होता है जिस स्कीम के अंदर, उसके अंदर एडिशनल 5 बेसिस पॉइंट चार्ज करती है एएमसी। तो सेबी का कहना है कि उसको हटा दिया जाए, उसको रिड्यूस कर दिया जाए, एंड उसकी जगह पे जो आपके ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम है उसमें फर्स्ट 2 स्लैब में वो 5 बेसिस पॉइंट ऐड कर दिया जाए। तो वो बैलेंस थोड़ा बहुत करेगा, लेकिन स्टिल इंपैक्ट पड़ेगा एएमसीज को। दूसरा नेगेटिव है ब्रोकर्स के लिए। तो ब्रोकर्स जो म्यूचुअल फंड के ट्रांजेक्शन करते हैं, कैश में करते हैं, तो आई थिंक कैपिंग है उसमें ब्रोकेज का 12 बेसिस पॉइंट का। डेरिवेटिव में जब वो करते हैं तो आई थिंक 5 बेसिस पॉइंट का कैपिंग है। तो सेबी का मतलब ऐसा डिस्कशन है कि उस 12 बेसिस पॉइंट को कम करके 2 बेसिस पॉइंट कर दिया जाए। तो अगेन ये ब्रोकर्स के लिए नेगेटिव है। इनकी मैनेजमेंट का कहना है कि अगर ये चीजें अप्लाई होती है, अभी तो बहुत इनिशियली डिस्कशन हो रहा है और इंडस्ट्री एक्सपर्ट जो है वो सेबी से डिस्कस करेंगे इस पूरे मैटर के ऊपर, एंड होपफुली आगे चल के इतना ज्यादा मतलब इसमें इंपैक्ट देखने को ना मिले। लेकिन स्टिल मैनेजमेंट कह रहा है कि अगर ये अप्लाई होता है तो हमारे पूरे प्रॉफिट के ऊपर 1 से 2% का इंपैक्ट पड़ेगा इस सारी चीज का। तो ये एक छोटी सी अनसर्टेनिटी आप ऐड कर सकते हो ब्रोकिंग बिजनेस के लिए। अदरवाइज ब्रॉडर लेवल पे अगर हम देखें तो हार्डली एक क्वार्टर का पेन और है Q3 का, देन Q4 ऑनवर्ड्स इनका ब्रोकिंग बिजनेस रिकवर कर जाएगा। इसके अलावा अगर आप मोतीलाल का पूरा मॉडल देखोगे ना, तो जैसे इनकी मैनेजमेंट ने भी बोला कि कैपिटल मार्केट का हमने पूरा पावर हाउस बनाया हुआ है। मतलब अगर किसी रिटेल इन्वेस्टर को अगर डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो हमारे पास में ब्रोकिंग का बिजनेस है। अगर उसको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो हमारे पास में एएमसी का बिजनेस है। अगर उसको वेल्थ मैनेज करवाना है तो हमारे पास में वेल्थ मैनेजमेंट का बिजनेस है। अगर उसको प्राइवेट इक्विटी में इन्वेस्ट करना है तो हमारे पास में प्राइवेट इक्विटी का बिजनेस है। अगर किसी कॉर्पोरेट को आईपीओ लेके आना है, फंड रेजिंग करनी है, तो हमारे पास में कैपिटल मार्केट वाला बिजनेस है। तो कंपनी कह रही है कि कैपिटल मार्केट के हर एक एंट्री पॉइंट के ऊपर ना हमने अपना एक एक बिजनेस अपना स्टैब्लिश किया हुआ है। तो ये हमको एक कॉन्फिडेंस देता है कि अगला जो 10-15 साल ये जो थीम है पूरा इंडिया के फाइनेंशियलाइजेशन का, जिसमें पूरी इंडस्ट्री हर एक सेगमेंट में 10-15-20% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, उसमें हम बड़ा सा बड़ा शेयर कैप्चर कर पाएंगे। अभी कैपिटल मार्केट में इनका, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में स्पेशली इनका नंबर 1 पोजीशन है, मार्केट शेयर वहां पे इनका सबसे ज्यादा है। कंपनी कह रही है हमारा टारगेट है अगले कुछ टाइम के अंदर ना जो ब्रोकिंग बिजनेस है, एसेट मैनेजमेंट का बिजनेस है, प्राइवेट वेल्थ का बिजनेस है, उसमें भी हम सेम चीज रेप्लीकेट करें एंड टॉप 2 टॉप 3 पोजीशंस के अंदर अपने आप को लेकर आए। और आई मीन आप पूरा अगर ये थीम अगर आप बिलीव करते हो कि इंडिया का फाइनेंशियलाइजेशन का थीम है, इसका ग्रोथ अच्छा रहेगा 10-15 ईयर्स में, सारा डेटा उस चीज को प्रूव करता है, तो मोतीलाल एक आपको पूरा वो कंप्लीट पैकेज देता है ना, मतलब ब्रोकिंग से लेकर के सब कुछ है इनके पास में। तो वो एडवांटेज तो है मोतीलाल के पास में। सो ये इनका आउटलुक है। बाकी एक और अच्छा इन्होंने गाइडेंस दिया अपने होम फाइनेंस बिजनेस के ऊपर। इनका कहना है कि अब होम फाइनेंस का वो जो ग्राउंड वर्क था वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है और आने वाले सालों में उसका लोन बुक ग्रोथ 25% के आसपास रहेगा, प्रॉफिट ग्रोथ 25 से 30% का रहेगा। मतलब जो इस क्वार्टर में हमने देखा प्रॉफिट में कॉन्ट्रीब्यूशन उसका 25-30% का ग्रोथ आया, ये आने वाले क्वार्टर्स में भी कंटिन्यू रहेगा। और उसके साथ में जो आपका वो एमटीएफ वाला बिजनेस है, जो ब्रोकिंग क्लाइंट्स को ये एमटीएफ देते हैं, मतलब मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी हो गया आपका, जो आप एक्स्ट्रा लोन देते हो एक तरीके से उनको ट्रेडिंग करने के लिए, इंटरेस्ट आप उस पर कमाते हो, तो वो वाला बुक भी कंपनी कह रही है 25% के आसपास से ग्रो करेगा। तो मतलब ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी में प्रिडिक्टेबिलिटी बढ़ेगी कंपनी की। तो आउटलुक अच्छा है, हार्डली एक क्वार्टर का पेन है कंपनी का। अब इसमें भी जो कंसर्न है मेन वो इनके वैल्यूएशन को लेकर के, जो हमने सेम सीडीएसएल में डिस्कस किया था कि सीडीएसएल का भी परफॉर्मेंस अच्छा है, लेकिन एंट्री पॉइंट का वैल्यूएशन थोड़ा सा अनकंफर्टेबल कर रहा है। इसमें अगर आप इस स्टॉक का पी देखोगे तो 28-30 का पी लग रहा है। लेकिन एक चीज हमको समझना है कि मोतीलाल का जो बिजनेस है ना वो बहुत डाइवर्सिफाइड बिजनेस है, और ऐसे बिजनेसेस को जनरली मार्केट में पी बहुत ज्यादा नहीं मिलता। मतलब ऐसे स्टॉक को आप देखोगे नहीं कि 40 का 50 का पी मिल रहा है, क्योंकि अलग अलग सेगमेंट में ये डील करते हैं। तो इनका जनरली पी जो है वो आपको इसी रेंज में दिखेगा, 20 से 25 के आसपास। अभी इस क्वार्टर का अगर हम रिजल्ट एक्सक्लूड भी कर दें तो भी इसका पी 22 से 23 के आसपास था। अब हिस्टोरिकली अगर मैं देखने जाऊंगा तो इनका आई मीन 3 साल 5 साल के बेसिस पे 10 से 12 का एवरेज पी रहता है। मीडियन पी अगर आप देखोगे इनका 12 से 13 के आसपास है। लेकिन आई मीन आज के टाइम पे मैं ये अज्यूम नहीं कर सकता कि इनका फेयर वैल्यूएशन जो है पीई के मैट्रिक पे वो 12-13 के आसपास होना चाहिए, बिकॉज बिजनेस मिक्स इनका चेंज हो चुका है। लास्ट 4-5 ईयर्स में इस कंपनी ने कंप्लीटली चेंज कर दिया अपने मॉडल को। मैंने पर्सनली वर्क किया इनके साथ में। सो पहले 4-5 साल आप पहले देखोगे ना तो इनका अलग अलग सेगमेंट अलग अलग तरीके से एक्ट करता था, कोई सिनर्जी नहीं थी किसी भी सेगमेंट के अंदर। आज के टाइम पे इनका कंप्लीट फोकस होता है कि कस्टमर किसी भी रूट से एंटर करे, चाहे एएमसी से आए, चाहे प्राइवेट वेल्थ के थ्रू आए, चाहे वो जो वेल्थ मैनेजमेंट का जो रिटेल वाला सेगमेंट है उसके थ्रू आए। इनका फोकस होता है कि उसको मल्टीपल प्रोडक्ट्स हमें केटर करना है, उसका पूरा कंप्लीट फाइनेंशियल जो सॉल्यूशन है वो उसको प्रोवाइड करना है। वही वजह है कि आप देख रहे हो कि इनका रेवेन्यू मिक्स आज के टाइम पे चेंज हो गया। पहले ट्रांजैक्शन बेस्ड रेवेन्यू इनका ज्यादा होता था 60-70%, अब 60-65% जो रेवेन्यू है वो एआरआर है, रिकरिंग रेवेन्यू। तो आपके रेवेन्यू की प्रिडिक्टेबिलिटी बढ़ गई है, जिसकी वजह से मार्केट ऑफ कोर्स अब आपको अच्छा वैल्यूएशन देगा पहले के कंपैरिजन में। बट स्टिल फिर भी क्योंकि इतना डाइवर्सिफाइड मॉडल है तो आई मीन इतना हाई पीएम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते 25-30 के आसपास का। सो वैल्यूएशन थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है, वो एक पॉइंट है। बाकी अगर आप बिजनेस का आउटलुक देखोगे तो वो ठीक है, हार्डली एक क्वार्टर का पेन है, उसके बाद तो मतलब 25-30% की कंपाउंडिंग ये बिजनेस बहुत आराम से देख सकता है आने वाले सालों के अंदर। तो ये है मोतीलाल के ऊपर ओवरऑल डिस्कशन। बाकी आपके जो डाउट्स हैं शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।